चलिए बच्चों, ये है पहला क्वेश्चन। सोल्यूशन चेक कर लीजिए, सही है। सोल्यूशन चेक कर लीजिए, सही है। MPP 50, 46, 39, 33, 27 एंड 15 ऑल करेक्ट। ऑल करेक्ट जिन्होंने किया उनके लिए। Here children, APP 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, TPP 6, 14, 24, 32, 35, 36, 35, 32, MPP 6, 8, 10, 8, 3, 1, -1, -3। सही है बच्चों? सही है बच्चों। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से चिल्ड्रन। 6 के बाद 8 हो गया, फिर 10 हो गया। कौन सी स्टेज रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे बच्चों? 6, 8, 10 इंक्रीजिंग रिटर्न्स। देन 8, 3 एंड 1 कौन सी स्टेज? डिमिनिशिंग। एंड -1, -3 इज कौन सी स्टेज? नेगेटिव रिटर्न्स। पीपल अंडरस्टूड? चलिए, देन चिल्ड्रन दिस वन, TPP 20, 42, 66, 88, 105, 120। MPP पहले वाला डैश रहेगा क्योंकि जीरो था। जीरो ना होता तो जो TPP होता वही MPP हो जाता। इज दैट क्लियर? 20, 22, 24, 22, 17 एंड 15। तो ये 22 सॉरी 20 से 24 जो गया बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इंक्रीजिंग रिटर्न्स। 24, 22 हो गया, 17 हो गया, 15 हो गया, दिस इज डिमिनिशिंग। कौन सा स्टेज नहीं नजर आ रहा? नेगेटिव। आपको एग्जाम में ये टेबल दे देंगे और आपसे MCQ में पूछेंगे विच स्टेज इज नॉट अपियरिंग इन द अबव शेड्यूल। आप कहेंगे पगला गए हैं क्या? तो आपको पहले MPP निकालना पड़ेगा और फिर आपको नजर आएगा कि यहाँ नेगेटिव रिटर्न हमें नजर नहीं आ रहा। बड़ा टेक्निकल आता है पेपर। चलिए, दिस वन वी डिड इन द क्लास इटसेल्फ। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस ये तो हम कर चुके हैं बच्चों, तो इसमें जरा भी समय ना बर्बाद किया जाए। मैंने आपको बोला था इसका ग्राफ बनाने के लिए, जिन लोगों ने ध्यान दिया होगा उन्होंने बना लिया होगा, बाकी अगले जन्म तक बना ही लेंगे, कोई ऐसी टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई थी, कुछ कह रहे थे कि स्टेज 2 बुक के हिसाब से ग्राफ में यहाँ स्टार्ट हो रहा है बट शेड्यूल में यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो बुक का नाम रख दीजिए कॉन्ट्राडिक्टरी इकोनॉमिक्स। जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो इस चैप्टर के ऊपर क्या लिख देंगे कृष्ण जी? कॉन्ट्राडिक्टरी इकोनॉमिक्स। गलत है, स्टेज 2 यहीं पे स्टार्ट होगा बच्चों। ठीक है, चलते हैं आगे। इंक्रीजिंग रिटर्न्स वी हैव ऑलरेडी डन, ये तो हो चुका है भाई। डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इसमें कुछ नया नहीं था, ये कर चुके हैं। चलिए, दिस वाज गिवन एज होमवर्क और व्हाट? होमवर्क नहीं दिया था? चलिए खैर, आइए बच्चों, यहाँ पे आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके आपको सवाल बताने हैं। ट्रू और फॉल्स, यू कैन राइट देम। व्हेन देयर इज डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, टोटल प्रोडक्ट हमेशा डिक्रीज होता है। बताइए बच्चों, डिमिनिशिंग रिटर्न अगर हो जाए, अपना शेड्यूल देख लीजिए, टीपी डिक्रीज होता है, कांस्टेंट होता है कि इंक्रीज होता है? सीपी डिक्रीज होता है। यस, इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। तो आंसर लिखें फॉल्स और ब्रैकेट में लिखें इट इज डिमिनिशिंग, सॉरी इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। क्वेश्चन लिखें, आंसर लिखें और रीजन जरूर लिखें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है रीजन, क्योंकि इसीलिए बच्चे MCQ में निपट जाते हैं, क्योंकि पढ़ते नहीं ठीक से। और वो जमाना गया, चेंज करिए। आपके साथ प्रॉब्लम है मैं समझता हूँ, क्योंकि भाई आप उस जमाने से पढ़ाई स्टार्ट किए जहाँ पे शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर आते थे, इस तरह की क्वेश्चनिंग आपको दी ही नहीं गई। तो अगर क्लास 1-2 से ऐसी पढ़ाई होती तो आपको प्रॉब्लम ना आती। इसलिए तुक्केबाजी नहीं करनी है, एकदम कंठस्थ होना चाहिए कॉन्सेप्ट एकदम। लिख लीजिए झटपट फास्ट। चलो बच्चों, लेट्स कंटिन्यू। टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज ओनली व्हेन MP इंक्रीजेस। ध्यान से सुनिए, शेड्यूल देख के ही सब बता देंगे, ग्राफ देख के ही सब बता देंगे। टोटल प्रोडक्ट बस तभी बढ़ेगा जब MP बढ़ता है। आंसर इज फॉल्स। क्यों? पहले तेजी से बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। समझ में आ गया? तो टोटल प्रोडक्ट दो तरह से बढ़ता है, तेजी से बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, और धीरे धीरे बढ़ेगा तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स। हाँ पता है, सबको पता है कृष्ण जी, सब पढ़े लिखे हैं। तो आप ये मत बताइए कि सो कॉल्ड बाकी लोग अफगानिस्तान से आए हैं, सबने पढ़ा हुआ है। चलिए लिख लीजिए इसको भी। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न 1 करोड़ रुपए के लिए ये रहा आपकी स्क्रीन पे। इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट। अब आप समझ जाएंगे कि 2 बार TP बढ़ता था, एक बार तेजी से तो इंक्रीजिंग रिटर्न MP बढ़ेगा, एक बार हौले हौले
जब एमपी गिरेगा तो डिमिनिशिंग रिटर्न। दैट देयर आर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, आई रिपीट, देयर आर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो क्वेश्चन को लिखिए और फिर जवाब सोचिए बच्चों। इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट ऑलवेज इंडिकेटेड दैट देयर आर इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ट्रू और फॉल्स बच्चों? फॉल्स, क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स भी होंगे एज वेल एज डिमिनिशिंग भी होंगे। जब वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा तो बढ़ेगा इस कॉमन बेसिकली। इज दैट क्लियर? लिखिए फर्स्ट, चलते हैं आगे। When there is diminishing returns, अब जैसे ही लिख के आया बच्चों, दिमाग में वो पिक्चर बना लीजिए पहले आप कम से कम। जैसे ही डिमिनिशिंग रिटर्न्स आया तो आप समझ गए कि टीपी हौले हौले बढ़ रहा है, एमपी गिर रहा है बट नेगेटिव नहीं हुआ है। इस स्टेज के एंड होते तक एमपी 0 पे आ जाएगा और एपी पॉजिटिव ही रहेगा बट फॉल करेगा। और एक चीज और है, अब एमपी नीचे हो गया और एपी ऊपर, एकदम कंटस्ट हो जाना चाहिए। क्या लिखा था? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, marginal and total product both always fall. Fall? False. टीपी तो बढ़ेगा हौले हौले, एमपी डेफिनेटली गिरेगा। समझ में आ गया? तो जवाब क्या होगा? फॉल्स। सिर्फ एमपी गिरता है, टीपी हौले हौले बढ़ता रहता है। मतलब टीपी जो है वो वेंटिलेटर पे लगा हुआ है और एमपी जो है उसकी चिता जल रही है। ठीक, लिख लें इसको भी। चलो भाई, टोटल प्रोडक्ट ऑलवेज इंक्रीजेस, हमेशा, चाहे इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो चाहे डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो। ट्रू और फॉल्स चिल्ड्रन? यस सर, ट्रू। आप जब यहां तक देखेंगे तो आपका आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है? टोटल प्रोडक्ट ऑलवेज इंक्रीजेस। ऐसा थोड़ा है, ये ऐसा होता है, बाद में फॉल भी करता है। बट आगे पढ़िए, वेदर देयर इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स और डिमिनिशिंग रिटर्न, तो मीनिंग चेंज कर दिया इन्होंने। तो इन दोनों केसेस में टीपी हमेशा बढ़ेगा, पहले तेजी से और बाद में हौले हौले। तो व्हाट कुड बी द आंसर चिल्ड्रन? आंसर इज ट्रू। एट द बिगिनिंग इंक्रीजिंग रेट से, एट द सो कॉल्ड इंटरमीडिएटिंग स्टेज डिमिनिशिंग, और एंड में वो गिरने लग जाएगा। ओके, अपडेट फास्ट। नेक्स्ट बच्चों, खत्म ही नहीं हो रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। सर ऐसा कभी हुआ ही नहीं। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 130 दो बार शेड्यूल में अपने आया था बच्चों। वो एपी था। हाँ, वो एपी में था। When marginal product is constant, total product also remains constant. तो सर ये तो कांस्टेंट पहली बात हुआ ही नहीं, और अगर हुआ भी होगा तो टीपी कभी कांस्टेंट नहीं हुआ। वो सेम होता है, हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं कि भाई उसका जो रेट है वो कांस्टेंट होना चाहिए। वो आप 10 और 11 में 880 देख रहे थे, तो दैट इज नॉट कांस्टेंट, दैट इज सेम बेसिकली। कांस्टेंट की बात होती है ना तो उसमें रेट आ जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये फॉल्स है बेसिकली, क्योंकि जब आपका एमपी कांस्टेंट होगा तो टीपी कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। कैसे सर? मैं आपको दिखा देता हूं, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। लेबर, टीपीपी, एमपीपी, 1 2 3 4, समझ में आ गया बच्चों? अब ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये 100 है, ये 220 है, ठीक है, ये लेटस से हो गया 360। ओके, तो अब दिस वुड बी 100, ये कितना हो जाएगा? 120, ये कितना हो जाएगा? 140। क्या आपको एमपीपी कांस्टेंट नजर आ रहा है? नो। अब अगर मैं एमपीपी को यहां पे भी 140 कर दूं, फिफ्थ यूनिट पे यहां पे भी 140 कर दूं, और 6 यूनिट पे यहां पे भी 140 कर दूं, तो मेरे टीपीपीस क्या हो जाएंगे भाई? दिस वुड बी 500, करेक्ट? दिस वुड बी 640 एंड दिस वुड बी 780। खोपड़े में बात गई? तो जब आपका एमपीपी कांस्टेंट होगा तो आपको टीपीपी पे क्या असर नजर आ रहा है बच्चों? ये आपका कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो इसको जरा आप कॉपी कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी क्विकली। त्रिका जी, पीपल इन द हॉट सीट, सबने लिख लिया? यस। चलो चलते हैं आगे। टोटल प्रोडक्ट, सॉरी, हाँ टोटल प्रोडक्ट ठीक लिखा था, नो सॉरी, इज मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट वहां पे बढ़ता है। डायग्राम को याद करिए, एम पॉइंट था, पी पॉइंट था, याद आया? पी पॉइंट पे टीपी मैक्सिमम था, तो हमारा एमपी कहां पे था? हाँ, 0 था। इज दैट अंडरस्टूड?
sir. तो आपका एमपी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? Yes, sir. लिख दिया सबने? तो जब टीपी मैक्सिमम होगा तो एमपी क्या होगा 0 होगा। ये तो कुछ ही क्वेश्चन अभी सो कॉल्ड मेरी भी फैक्ट्री चलने वाली वाली जो एमसीक्यूज उस समय आपको मिला करते थे, बहुत जल्दी प्रकाशित होने वाले हैं, बस थोड़ा सा डिले हो रहा है उसमें किसी वजह से। डन चलन Yes, sir. कर लिया सबने? तो जब टीपी मैक्सिमम होगा तो एमपी क्या होगा 0, या एमपी जब 0 होगा या नेगेटिव होगा तो टीपी मैक्सिमम से फॉल करेगा। ओके Yes, sir. चलिए, when marginal product falls average product also falls, yes or no? yes or no? एमपी जब गिरता है तो एपी भी गिरता है, yes or no? ये आपको कौन सी स्टेज पे नजर आता है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड? सेकंड, वेरी गुड वेरी गुड, ये आपको सेकंड स्टेज पे ही नजर आएगा। गॉट इट? बी क्विक। यस सर। खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। Sir, first ही question था। चलिए, क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट लेबर इज इंक्रीज फ्रॉम 3 to 4, कितना चेंज आया 1 का। टोटल आउटपुट 70 से 85 हो गया, कितना डिफरेंस आया चिल्ड्रन 17 से 85 में 15। एमपीपी 15 होगा, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। चलिए, ये कोई लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल क्वांटिटी का चेंज फिर से है बच्चों, लेबर 4 से 6 हो गया, अब ये थोड़ी अकल लगानी पड़ेगी, 4 से 6 कितना चेंज हुआ 2। आउटपुट 85 से 105 हो गया, कितना चेंज आया यहाँ पे 20। नहीं, मैथ्स के हिसाब से बताना है। हाँ 20, वेरी गुड 20। और लेबर में कितना चेंज आया बच्चों 2। 20/2 इज व्हाट 10। और यहाँ कह रहे हैं एमपी 15 है, कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। समझ में आ गया? हाँ सर लेकिन एक एमपी 50 हो सकता है और दूसरा 5 हो सकता है। अरे यहाँ पे आपसे पूछा गया एमपी, तो एमपी एक वैल्यू मानी जाती है, एमपीज नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स नहीं है, मार्जिनल प्रोडक्ट। समझ में आ गया? लेकिन उसके अंदर 2 यूनिट्स हैं सर, ऐसा भी हो सकता है 15 के पैरेलल एमपी जो रेट पे आते आते 5। अरे बैल बुद्धि, यहाँ पे टीपीपी है, ये 85 से 105 हो गया, ये लेबर है 4 से 6 हो गया, आपको बोला जा रहा है बताइए एमपीपी कितना होगा। तो 85 से सो कॉल्ड 105, व्हाट इज द चेंज 20। 4 से 2 सॉरी 6, व्हाट इज द चेंज, तो ये कितना होना चाहिए 10, और यहाँ कह रहे हैं ये 15 होना चाहिए, क्या 15 होगा, कितना होगा 10 ही होगा ना। तो आंसर ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू। एक मैथ्स की कोचिंग ज्वाइन करो, मतलब तुम बेवकूफ हो, ये ट्रू है, आंसर फॉल्स है। एक मैथ्स की कोचिंग ज्वाइन कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं है, सीख जाओगे, तो बहुत टफ नहीं है। चलिए, समझ गए बच्चों? मार्जिनल प्रोडक्ट अगर बढ़ रहा है तो एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? ये आपको किस स्टेज में नजर आता था, फर्स्ट स्टेज में। समझ में आ गया? खैर ये आसान है, रिलेशनशिप का है। कॉजेज आप पढ़ चुके हैं बच्चों, तो इसलिए कॉजेज पढ़ाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, दिस ऑलरेडी वी हैव डन चिल्ड्रन। डिमिनिशिंग रिटर्न्स के कॉजेज भी आपको आते हैं, ज्यादा इस्तेमाल करोगे टेक्नोलॉजी को, कंप्यूटर को, टाइपराइटर को, जूते को, चप्पल को, खराब हो जाएगा सामान और आपको आउटपुट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। कैपेसिटी थी लैपटॉप की 15 घंटे चलने की, अब धनाधन 24 घंटे पिछले दिन से पबजी पबजी खेले जा रहे हैं, हालात उसकी ऐसी हो गई कि वो सब्जी मंडी में नहीं बिक पा रहा है। इज दैट अंडरस्टूड? क्या ये सब आपने पढ़ा है? हथौड़े से पत्थर तोड़ रहा है, कौन सी यंत्र इसको दे दें कि पत्थर आराम से टूट जाए? इसको ड्रिलिंग मशीन दे दें। क्या दे दें? ड्रिलिंग मशीन। समझ में आ गया क्या कह रहे हैं उज्जवल जी? अच्छा, पिकैट्सो भी है, ड्रिलिंग मशीन भी दे देंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। समझ गए? ये आपस में लड़ रहे हैं। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ब्रॉथ क्या होता है सर? एक स्पेशल टाइप का सूप होता है, रशियन ब्रॉथ बोलते हैं इसको, जिसमें वो पत्ते का इस्तेमाल पालक का ज्यादा होता है। इज दैट क्लियर? चलिए, रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड टीपी चिल्ड्रन, ये हमने पढ़ा हुआ है उसमें ऑलरेडी, ये हमको आता है, इसी के बेसिस पे हमने सारे के सारे अपने सो कॉल्ड ट्रू फॉल्स कर लिए हैं, तो इसमें आपको मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एपी और एमपी का रिलेशनशिप भी आपने पढ़ा हुआ है, यस सर।
रिटर्न्स टू स्केल इज लॉन्ग रन, ये सब मैंने आपको बता दिया था। इसमें नेगेटिव रिटर्न्स नहीं होता बच्चों। चलिए सेम चीज है, एक बार इसको रिव्यू कर लेंगे तो यू विल गेट अ बेटर इंसाइट टू दिस। 10 से 30 हो गया, 100% इनपुट बढ़ा, आउटपुट 200% बढ़ गया। 100% इनपुट, आउटपुट 250%, 100% इनपुट, आउटपुट 300%। तो इनपुट के मुकाबले आउटपुट ज्यादा बढ़ रहा है, तो क्या बोलेंगे आप इसे भाई? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू व्हाट? स्केल। समझ गए? ग्राफ तो ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। चलिए, जितना इनपुट बढ़ा बच्चों उतना ही आउटपुट बढ़ा, व्हाट वी कॉल इट एज कांस्टेंट रिटर्न्स। और जितना इनपुट बढ़ेगा आउटपुट उससे कम बढ़ेगा, व्हाट वी विल बी कॉलिंग इट एज डिमिनिशिंग रिटर्न्स। समझ गए भाई? चलिए, तो ये तो आप समझ गए, इसमें कुछ खास है नहीं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनल इकोनॉमीज एंड external economies, this we'll be doing in the next lecture, and we'll start with producers equilibrium। जैसे मार्केट इक्विलिब्रियम था, अब ये प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम आएगा, जो बेसिस है आपके कॉस्ट और रेवेन्यू के लिए। That's all for today।